and welcome to this exclusive conversation with Mr. Raj Vyas. He's the Vice President of Research, Teji and Mandi. Very good afternoon, Raji, and thank you so much for taking out time. Hi, Gitu. Thank you for having me on your show. I'm very excited to talk to everyone. It's a pleasure to host you, sir. राज, अगर हम ब्रॉडली आपकी कंपनी की बात करते हैं, तेजी एंड मंदी, नाम तो बहुत फैसिनेटिंग है बिकॉज इससे एक रिटेल निवेशक जुड़ता है कि बाजार में तेजी है, बाजार में मंदी है. इट्स कॉमनली यूज्ड टर्म एंड दे गेट अट्रैक्टेड टू इट. नाम तो बड़ा अच्छा रखा है आपने, लेकिन अगर आपकी एडवाइजरी सर्विसेज की हम बात करें, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एडवाइजरी सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट ब्रोकिंग हाउसेज? क्योंकि एक रिटेल निवेशक है ना, बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है जब वो मार्केट में आता है और एक नया रिटेल निवेशक जो जेन जी हम बोलते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड एंड इंक्लाइंड टुवर्ड्स गेटिंग इनटू मार्केट्स. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ? सो जैसे कि आपने बताया कि नाम एकदम कॉमन है रिटेल इन्वेस्टर्स के मतलब अकॉर्डिंग, तो मैं आपको नाम के साथ ही मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि तेजी मंदी एक्चुअल में है क्या. सो तेजी मंदी जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बुल और बेयर, तो हिंदी में ये मार्केट का टर्मिनोलॉजी हो जाता है. तेजी बोलते हैं और मंदी बोलते हैं, तो ये मार्केट के दो पहलू है जिसे हम तेजी भी हो सकती है और मंदी भी हो सकती है. तो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना है कि जब मंदी होगी तो तेजी भी हो सकती है, और जब तेजी है तो मार्केट में मंदी भी हो सकती है. तो ये वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए और खास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हमने ये नाम रखा था तेजी मंदी. क्योंकि अगर आप देखोगे पीएमएस और एआईएस जैसे जो मैनेज पोर्टफोलियो सर्विसेज है, उनकी टिकट साइज तकरीबन 50 लाख के ऊपर और 1 करोड़ के ऊपर होती है. तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनकी जैसी सर्विसेज पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. और जैसे कि पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, तो हमारा टारगेट यही है कि जो 50 लाख के बिलो कस्टमर्स हैं हम उनको टारगेट कर पाए, और इसके लिए हमने तेजी मंदी का पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विस हमने स्टार्ट किया है. और हम कैसे दूसरों से अलग है, तो हमारे मतलब दो पोर्टफोलियोज अभी लाइव है. अगर आप जाओगे तो तेजी मंदी फ्लैगशिप और तेजी मंदी मल्टीप्लायर. सो फ्लैगशिप हमारा ये प्रोडक्ट है जो एकदम लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस करता है, लार्ज और मिड कैप्स पे. और मल्टीप्लायर हमारा ये है जो अक्रॉस पोर्टफोलियोज लाइक स्मॉल कैप भी हो गया, उसमें मिड कैप हो गए, और कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियोज को बैलेंस करने के लिए हमने रखा है. तो जब इन्वेस्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो उसके लिए क्राइटेरिया है रिस्क वाला, कि वो कैसे वो उसको टिक मार्क कर रहा है, और उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है कि वो यहाँ पे ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन्स के अकॉर्डिंग आया हुआ है. तो उसके बेस पे वो फाइनल आउटकम आता है कि वो इन्वेस्टर को फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में जाना चाहिए या मतलब मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में जाना चाहिए. और फिर जैसे इन्वेस्टर एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, सो हमारा एक सब्सक्रिप्शन फी है जो हम लोग चार्ज करते हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो उसके बाद भी मल्टीप्लाई कर सकता है. हम पोर्टफोलियो के मतलब सपोज फॉर एग्जांपल 35,000 का पोर्टफोलियो का साइज हो गया, तो हम 35,000 चार्ज नहीं करते, हम एक सब्सक्रिप्शन फी मॉडल पे चार्ज करते हैं. तो वो काफी अफोर्डेबल हो जाता है. तो अगर आप देखो कि हमारा फ्लैगशिप का जो मंथली जो प्राइस है वो 99 रुपीज पर मंथ है. And multiplier being it is a more concentrated towards small cap and mid cap, so we have charging 299 per month, because उस पे ज्यादा फोकस करना होता है. क्योंकि जब मार्केट आपको पता है कि अगर वोलेटाइल होते हैं तो पहले मिड कैप और स्मॉल कैप्स होते हैं जो काफी इम्पैक्ट करते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप. सो ये बेसिस पे हमने ये स्टार्ट किया है, और हम कस्टमर्स को वीकली बेसिस पे पोर्टफोलियो के बारे में हम बताते हैं. क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते, और उनको चाहिए कि भाई हमारा रिटर्न जो है वो कंपाउंड होते रहे, और इसी से वो खुश रहते हैं. सो हम उनको वीकेंड पे हम उनको पूरा बताते हैं कि मार्केट ने ओवर द पीरियड मतलब ओवर द वीक कैसे परफॉर्म किया है, कौन कौन से सेक्टर्स फोकस में थे, और मतलब जो जो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, अगर रिजल्ट सीजन है तो उनका रिजल्ट कैसे आया है, कौन कौन के क्या टेक अवेज थे, और आगे क्या की ट्रिगर हो सकते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा. तो ये हमारा मतलब पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग और कंपनी तेजी मंदी के रिगार्डिंग है सब.
जी। ये जो आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी रखी है आपने कि इतने से कम हम नहीं लेंगे, या इतने से ज्यादा ही रकम होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट नहीं, के लिए? मिनिमम जैसे फ्लैगशिप में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 34,777 अभी अगर आप करेंट ओके। मार्केट प्राइस पे ओके। देखोगे, और ओके। मल्टीप्लायर में 35,758। तो एक बार आपने ये ओके। इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उसके बाद हम ये इन्वेस्टमेंट पे आप हम चार्ज नहीं करते, उसके बाद आप कितना भी आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद अगर आपने 5,000 एडिशनली कर लिया या टेन ओके, थाउजेंड कर यू लिया, कैन डू दैट। हाँ, so we don't charge over that. We have that the subscription model fee. So we are ओके। charging 99 per month and 299 per month. अच्छा, यानी कि इफ आई वांट टू गेट इनटू वन ऑफ योर पोर्टफोलियोज, तो मुझे हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है 35 और 34 की जो भी आपके स्लैब्स है, और हाँ, उसके बाद मैं उस रकम को बढ़ा सकती हूँ। मे बी करेक्ट, अगर अगले महीने मेरे पास सरप्लस फंड्स आ गए 10,000, हाँ, तो मैं 10,000 भी डाल सकती हूँ। आई कैन करेक्ट, कीप ऑन करेक्ट, एडिंग टू दैट पोर्टफोलियो। और यस, आप वीकली मुझे ब्रीफ करेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो ने ऐसे परफॉर्मेंस दी है। करेक्ट। तो चलिए, अब बात करते हैं पोर्टफोलियोज की। अभी आप इस मार्केट सर्कमस्टेंसेस में, जहाँ पे वी हैव सो मेनी फैक्टर्स प्लेइंग अराउंड, वी हैव इलेक्शन आउटकम शॉर्टली, देन वी हैव यूएस इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे रिसेशन के फेयर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। जो इकोनॉमिक डेटा वहां से पॉइंट आउट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि jobless claims are going up, yields are going up, debt crisis may happen। तो इस सिनेरियो के बीच में आप इस समय तेजी करेंगे या मंदी? अगर आप देखो कि अगर यूएस में जब कभी भी वोलेटिलिटी आती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना जो पैसा होता है वो ऐसे इकोनॉमी में डालते हैं जहाँ पे उनको उनको वो सेफ हैवन हो, और वहां से उनका पैसा जो कंपाउंड हो सके, अगर जी। डिटेरिएट होगा तो एटलीस्ट स्टेबल रहे। सो आप जी। देखोगे कि एमर्जिंग मार्केट में इंडिया ही ऐसा है जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर हम जी। आईएमएफ की भी बात करें तो जो ग्रोथ फोरकास्ट जो उन्होंने दिए है नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए भी, सो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो उनको उनके लिए वो सेफ हेवन हो जाता है। अगर हम देख रहे हैं कि एफआई भले सेलिंग कर रही है, बट पास्ट हिस्ट्री ये बताता है कि पीक पे सेलिंग होने के बाद वो वापस बाइंग पे आ जाता है अपने इंडियन मार्केट, तो वो इंडियन मार्केट को काफी फेवर करता है। तो आप भी तेजी में है, राइट? हाँ, मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मार्केट मतलब जी। अ, तेजी और मंदी इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। सो राइट। अगर आप वी एडवाइज कस्टमर्स टू स्टे इन्वेस्टेड, आप मार्केट को टाइम मत करो, रादर बी इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। राज, अगर हम पोर्टफोलियो स्टॉक्स की बात करें, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, द की क्राइटेरिया दैट यू अडॉप्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग योर स्टॉक? क्योंकि अब अगर हम मार्केट्स की बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास पूरे सभी इंडाइसेस लगभग पहुंच चुके हैं। उसके बाद अगर स्टॉक की बात करें तो अर्निंग्स के बेसिस पे वैल्यूएशंस लुक अ लिटिल स्ट्रेच्ड। तो आप अपने पोर्टफोलियो में जब स्टॉक चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया? और what is the weightage of stocks in your portfolio from the large cap space, from mid cap space, from the small cap space? सो अगर मैं क्राइटेरिया बनाऊं तो फ्लैगशिप इज मोर टुवर्ड्स लार्ज एंड मिड कैप्स। तो लार्ज Mm-hmm. कैप्स में हाईएस्ट अगर हम कोई स्टॉक पे वेटेज करेंगे तो दैट इज 8%, एंड इट इज ऑन अ कैपिटल गुड्स सेक्टर Okay. फॉर reasons SEBI guidelines. I cannot name the stock, but this is the 8% of weightage which is highest in capital goods. And other than Okay. that, we have 5 to 7% of weightage across stocks that we have in our portfolio. और Okay. स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो हम पहले अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी देखते हैं स्टॉक्स की, कि मतलब अच्छा। वो ओवर द पीरियड कैसे परफॉर्म करेगा। और हम्म। हम ट्राई करते हैं कि वो सेक्टर में आउट परफॉर्म करना चाहिए, बी अगर वो स्मॉल कैप भी होगा, बट इफ इट हैज द हम्म। कैपेबिलिटी टू बिकम द मिड कैप कंपनी। ऐसे हमारे हम्म। मल्टी कैप पोर्टफोलियो में हुआ है कि ओके। एक स्टॉक जो था वो हमारा वो रेलवे के फोकस्ड में ही था, कवच सिस्टम्स में। आप हम्म। मैं नाम तो नहीं लूंगा। तो वो हमारा जी। स्मॉल कैप कंपनी था, वी हैव दैट स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो, और वो हम्म। स्मॉल से मिड कैप स्टॉक बन चुका है और उन्होंने हम्म। हमारे क्लाइंट्स को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम्म। हम अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी देखते हैं, सेक्टर का आउटलुक देखते हैं कि कैसा है, एंड जो हम्म। फिनेंशियल हम मतलब उनको स्क्रीनिंग भी करते हैं बोर्ड ऑन पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह पे। तो जो ओके। आरओई आरओसी वगैरह वो है हमारा मिनिमम क्राइटेरिया, जो 12 to 15% की रेंज के अबव होना चाहिए। डेट फ्री कंपनी अगर वो है तो उस पर हम करते हैं, डिविडेंड यील्ड पे भी फोकस करते हैं। सो ओके। अक्रॉस जो पैरामीटर्स है उस पर फोकस करने के बाद हम लोग वो स्टॉक सिलेक्शन पे हम आते हैं कि भी ये स्टॉक हम ले सकते हैं।
एंड मैनेजमेंट वो द पीरियड मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रही है, अगर वो मतलब जो गाइडेंस दे रहा है, अगर वो गाइडेंस नहीं मीट कर पा रहा है तो वो रीजन क्या दे रहा है, मतलब सही दे रहा है या मतलब वो मतलब कुछ इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर रहा है। ओके एंड हमारा एग्जिट क्राइटेरिया भी यही होता है कि द इनिशियल थीसिस फॉर व्हिच वी हैव बॉट द स्टॉक दैट इज नॉट प्लेइंग आउट, सो वी एग्जिट दैट स्टॉक। एंड अगर सपोज ओके गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाते हैं या मतलब एक्सेस है व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, देन वी एग्जिट द स्टॉक फ्रॉम आवर पोर्टफोलियो। And ओके also at times when the markets are too volatile, then we also invest in liquid Bs as well for a safe haven. ओके 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 अगर हम राज देखें, सेक्टर रोटेशन इज हैपनिंग वेरी फास्ट। आपने एक पोर्टफोलियो में अपना सेक्टर एलोकेशन तो कर दी, लेकिन द वे द सेक्टर्स आर यू नो Hmm. are in the cycle and the rotation is happening fast, तो अपने आप पोर्टफोलियो को रिव्यू कितनी देर में करते हैं? और अगर रिव्यू के बाद यू एड ऑन और टेक आउट द स्टॉक्स, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन हैपेंस? So the आप जो रिव्यू की बात करें दैट इज द टर्म कॉल्ड रीबैलेंस। सो रीबैलेंस में काफी क्या? इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीबैलेंस होता क्या है। सो राइट। रीबैलेंस ये होता है कि हमारे सपोज 15 स्टॉक्स है हमारे पोर्टफोलियो में, तो हमने रीबैलेंस किया। तो कभी ऐसा होगा कि हमने कोई दो स्टॉक हमने हमारे पोर्टफोलियो से एग्जिट कर दिया, तो एट द सेम टाइम या तो हम एक स्टॉक ऐड कर लेंगे और एक स्टॉक के या तो हम ईटीएफ ले लेते हैं, या तो हम उसके बदले दोनों दो स्टॉक नहीं ऐड कर लेते हैं। तो हमारा ओके तो हमारा रीबैलेंस जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 मंथ में होता है बेसिकली। ओके ओके क्योंकि हम लॉन्ग टर्म भी फोकस कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव सम स्टॉक्स व्हिच आर एज अ टैक्टिकल बेट एज वेल, बिकॉज कस्टमर्स वांट कि थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स भी हो हमारे पोर्टफोलियो में, दैट दैट शुड जनरेट फास्टर रिटर्न्स। सो लॉन्ग टर्म प्ले भी तो है ही हमारा, उसके साथ हमारा टैक्टिकल प्ले भी है कोई कोई स्टॉक्स। तो जो चर्निंग होता है बेसिकली उस पे बेस होता है। बाकी लॉन्ग टर्म ओके जो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं वो तकरीबन 12 से 18 महीने के बीच के में रहता है हमारे पोर्टफोलियो में। जी। और इस समय आप कौन से सेक्टर्स है जिन पे आप बुलिश है, अगर हम पूरे इस FY 25 की बात करें? बिकॉज आउट परफॉर्मेंस हमने बहुत सारे सेक्टर्स से FY 24 में देखा, बी इट द हम्म पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बैंक्स, डिफेंस, रेलवेज, अभी तो ऑटो स्पेस जिसने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, रियलिटी स्पेस जिसने काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है। FMCG हैज बीन लाइंग वेरी लो, IT डिड नॉट परफॉर्म, डिड लिटिल बिट बीच में मोमेंटम तो आया, लेकिन उसके बाद फिजल आउट होता दिख रहा है। सो हम्म। आप अभी कौन से सेक्टर्स पे बुलिश है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिन पे आप अभी सलाह देंगे कि उनसे दूर ही रहे? सो जैसे भी इलेक्शन ड्रिवन वोलेटिलिटी may come to an end in the month of जून और जुलाई, जी। इसलिए बैंक्स जैसे आपने बताया कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, सो तो बैंक्स हम्म अभी सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ग्रोथ प्ले है अभी इंडियन हम्म मार्केट में। और हाल ही में हम्म, S&P रेटिंग्स ने भी बैंक्स पे अपना पॉजिटिव आउटलुक रखा है, क्योंकि जी। कोविड एक्शन में भी उन्होंने अपना जो आउटलुक जो है उसको रिवाइज किया हुआ है। सो इन हम्म दैट जो इकोनॉमिक एक्सपांशन से कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट उन्हें दिखाई दे रहा है, और इसके चलते इंडियन बैंकिंग सिस्टम लगातार अच्छी इकोनॉमिक मोमेंटम में चलने का मौका ढूंढ रही है। तो वो उनको ओके। एक स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट और सपोर्ट मिल रहा है। तो हम्म इसके चलते जो बैंकिंग सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इट कैन बी अनदर कॉन्ट्रा बेट फॉर FY 25। So ओके what history suggests, like we have analyzed it. So history says that post US election, I guess the US elections are in November of this year. So राइट। post US elections, 5 out of 6 times the IT index has rallied. So now let's see whether the IT sector will outperform or not. But ओके FY 25 could be the final year of peak. So interestingly, majority of the stocks in the IT sector have corrected between 20 to 35%. The राइट। reason being slowdown in earnings growth and a weak guidance for FY 25. At the same time, we have witnessed good correction in P ratio as well. But we believe that this weakness would make valuations better, and this should create a good investment opportunity, because एक certain level पे P आ गया, certain level पे जी stock prices आ गए. So even जी। if market corrects, the downside scenario is very much limited.
So Right. based on that, we see that the IT sector can outperform. Though thoda ye hai कि like I got an opportunity to talk to top two, three IT firms. So one of the guy who was working under the CFO company, I just asked him what is the demand outlook for the IT sector as a whole. Okay. So what he suggested was that the demand is currently weak in the US, so it will approximately take 2 quarters for the sector to revive. So even if we take Okay. 2 quarters, then I guess from this can be the good opportunity buying, because FY25 will end in 2 quarters. Like we have started, Right. but the comfort, the risk reward is favorable now. So Okay. we like IT sector from the Mm. current point of view. Uh, Okay. Another is cement sector. So the demand for the first quarter for FY25 was like as expected. It was impacted because of this ongoing Lok Sabha elections and Right. extreme summer conditions across the country. Uh, Right. the second quarter of any year is historically a weak is historically Monsoons. weak because of the monsoons. Monsoons. Right. So we believe that the profitability will improve, supported by reduction in coal prices and improvement Mm. in cement prices as the demand recovers. Right. So the combination of these factors, cement also looks attractive at this point. Then, Okay. capital goods is another sector. We are seeing a robust this order activity. There Mm. might be a short-term blip owing to the elections, as mentioned in cement as well, but Mm. companies are confident of benefiting from long-term tailwinds. Uh, Mm. Mm. we have a strong capex from the central government. Then the private capex is also resuming. The capacity Right. utilization is also improving, and the robust tax collection will also boost the sector's outlook. As Okay. you said, aerospace and defense, so ये sector काफी exciting लग रहा है. अगर जी. एयरलाइंस में भी अगर बात करते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे मतलब कंपनीज ने अपना एयरक्राफ्ट है उनको नए ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं एंड जी. ग्लोबल जी. अगर ग्लोबल आफ्टर मार्केट आउटलुक लगातार देखे तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है लाइक जो एयर ट्रैफिक है वो भी बढ़ते जा रहा है तो ये इसके चलते जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज जो थी मतलब इतने टाइम से वो इतना जो परफॉर्म नहीं कर रही थी तो उनके लिए भी एक वो जो सेक्टर का आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव हो गया अभी आपने देखा होगा हाल ही इंडिगो ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया था और जी. जी. वहां से उसने मतलब स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है सो करेक्ट. ये एक रीजन है और डिफेंस में अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफी बढ़ गई है बेस्ड ऑन द जियोपॉलिटिकल टेंशंस राइट. एंड ग्लोबली तौर पे स्पेंडिंग काफी बढ़ गई अक्रॉस जी. और जो तरीके से वो टेक्नोलॉजीज पे फोकस कर रहे हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज में ड्रोन्स भी हो गया कि वॉर के लिए वो अपने हमें हेल्प कर सके तो जैसे इन्वेस्टमेंट ये सेक्टर्स में कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहे हैं और हम्म. इन केस मतलब जो आउटलुक है अगर करंट गवर्नमेंट इफ इट कम्स इन पावर अगेन हम्म. so the policy continuity will remain that will be very good for the sectors Mm-hmm. So the and sectors that you seem to be bullish on is a long list. You have banking, you have capital goods, we have capital goods and we have IT. you have IT, and then defense and space. That is Yes. what you're bullish on. Any sector that आप ये suggest करेंगे कि ये sector से ना थोड़ा बहुत दूरी रहे, let things improve in the sector उसके बाद ही enter करिएगा. So, like our portfolio is very concentrated. We have stocks across portfolios, but barring metal because it's quite volatile. So, Right. and we sometimes it happens that we have exited from a particular company which was in a particular sector, but then it has performed very well. So we have Right. That's what. yeah. So, though we are having multiple stocks in across sectors, but what we Mhm. currently feel is that the reality boom, which we were witnessing from the last 2 3 years post COVID actually. So Mhm. this I guess might be the boom will be there in the next 1 year 2 years,
But हम्म, down the line, the sector will then will be the growth will be muted because the sectors the ratio is of 10 years. If my understanding is correct, 8 to 10 years cycle होता है इनका, और उनके जी बाद वापस एक फॉल हमें देखने को मिलता है. सो एक जी बहुत टाइम के बाद रियलिटी सेक्टर में हमें एक अच्छा बूम देखने को मिला है. सो मुझे लग रहा है कि 1 साल भले 2 साल ये सेक्टर काफी अच्छा चल सकता है, बट ओवर द पीरियड थोड़ा इसमें म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल सकता है. सो इट्स एडवाइजेबल ओके कि अगर ग्रोथ अच्छी है और जब तक अर्निंग्स ईपीएस जो है कंपनी की अगर ग्रो कर रही है, देन वी विल हैव दैट स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो. वंस दैट ईपीएस declines, then we'll see what is the growth guidance of the management, and if it is not up to our mark, then we'll exit that stock from our portfolio. So at present, we feel the reality is something that may report muted growth from next year onwards, next to next year onwards. वो करेक्ट, बिकॉज हम जब भी देखते हैं तो साइकिल्स में ही देखते हैं, 5 साल 6 साल का एक लीन पीरियड होता है रियल एस्टेट सेक्टर में, और उसके बाद एक अच्छा बूम जो खत्म होने वाला है अगले 2 से 3 साल में. Correct. अच्छा, तो ये बताइए, अब एक छोटा निवेशक जो बाजार में एंटर करना चाहता हो और उसको ये ना पता हो कि कौन सा स्टॉक खरीदना हो, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? शुड ही बी डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, और इज इट थ्रू something like TGN Mandi, or getting into mutual funds is better for him? सो तेजी मंदी स्टार्ट इसके लिए हुआ था कि रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके. सो जी मैं तो और हम जो हमारे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो 15 to 17 स्टॉक्स का, तो हम उनको बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, और हम जी देखते कि अगर आप रिसर्च रिपोर्ट्स देखोगे तो वो बहुत एक जो उनकी जो लिखावट होती है वो काफी इतनी टर्मिनोलॉजी होती है कि उनको नहीं समझ सके. तो हम टेक्निकल या हाँ, सो हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस, और हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि ओह ब्रिलियंट. दोनों में कस्टमर्स को उनको समझ आए, और हमारा जी एकदम जो लैंग्वेज होता है लिखने का वो काफी एकदम इजी होता है. मतलब 5th स्टैंडर्ड के स्कूल के बच्चे को भी वो समझ में आ जाएगा कि अब ये स्टॉक क्यों लिया है किसी ने. अच्छा. हाँ, तो हम एकदम इजी टू वे में इन्वेस्टर्स को समझाते हैं. सो जी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम ईच एंड एवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. स्टॉक हम्म, ने क्यों लिया है, उसका आगे का ग्रोथ साइकिल क्या है, हम्म, रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या था, मैनेजमेंट ने कमेंट्री कैसी दी थी, हम्म, अलग अलग मीडिया जो मतलब जैसे टीवी चैनल्स पे मीडिया पे उन लोग अपना कमेंट्री देते हैं, उस पे भी हम फोकस करते हैं. सेक्टर कैसे परफॉर्म करने वाला है उस पे भी हम फोकस करते हैं, और अगर हम कोई स्टॉक को एग्जिट कर रहे हैं उसकी भी हम ये सर्विस देते हैं उनको, कि हम बताते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक को क्यों एग्जिट किया था. अगर हम्म, आप बाहर कहाँ पे जाओगे तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे कि भाई ये अच्छा स्टॉक लग रहा है, इसको तू खरीद ले. खरीदने हम्म, के लिए सब बोलेंगे, बट एग्जिट कभी करना है ये नहीं बोल बोल नहीं पाते. पता, बिल्कुल तो बिल्कुल. हम इस पैरामीटर पे भी फोकस करते हैं कि आपने खरीद तो लिया है, पर बेचना कब है ये भी हम उस पे फोकस करते हैं. तो वो एक जी हमें वो रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा पसंद आता है. तो मैं तो यही हम्म, बोलूंगा कि अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट है मार्केट में जो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो तेजी मंदी के प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टार्ट कर सकता है. और हम्म, ओवर पीरियड मतलब उसको मार्केट पे इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, उसको मार्केट को टाइम नहीं करना है कि भाई अभी सर्टेन लेवल पे अभी आप देखोगे तो 22,500 या अभी ऑल टाइम हाई पे 23,000 के लेवल पे, तो मैं ऐसा सोचूं कि अभी मार्केट थोड़ा फॉल आएगा फिर मैं इन्वेस्ट करूं. जी कभी कभी ऐसे भी देखने को मिला है कि मार्केट ने वो बॉटम ब्रेक मतलब ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक करके न्यू हम्म, हाई पे पहुंच जाता है, और हम वेट ही करते रह जाते हैं. जी सो इट्स बेटर टू बी इन द मार्केट rather than टाइम इन द मार्केट. जी. और अगर हम 2024 की बात करें तो निफ्टी कहाँ देखते हैं हम दिसंबर तक? अगर निफ्टी ईपीएस का अगर आप ये देखोगे वैल्यूएशन वाइज, मैं आपको वैल्यूएशन एक पिक्चर में आपको समझाऊंगा कि जी मतलब अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी और मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने कैसे परफॉर्म किया है. सो हम्म, मार्केट अब तक अच्छा चल रहा है क्योंकि इसकी जो रीजन थी वो अर्निंग्स थी, क्योंकि जब हम राइट. मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तब हम भूल जी जाते हैं कि अर्निंग्स भी ऑल टाइम हाई पर है. तो राइट. अगर आप देखोगे एनएससी 500 पूल जो 4 साल पहले था, वो हम्म, उसका जो प्रॉफिट था वो 4 लाख करोड़ के आसपास था FY 24 के ओके. अंदर, जो जो कंपनीज ने अब तक रिपोर्ट किया है अपनी अर्निंग्स.
और ये Okay. FY24 के एंड तक है ना 12 लाख करोड़ हो गया है। सो दैट्स ऑलमोस्ट अ 32% कैगर ग्रोथ। अगर आप Okay. NS 500 मार्केट कैप CAGR अगर देखोगे तो वो भी 32% के करीब है। अगर हम Okay. निफ्टी की बात करते हैं तो वो 4 ईयर उनका जो 4 ईयर प्रॉफिट CAGR है वो भी 26% है, और मार्केट कैप CAGR ओवर द सेम पीरियड इज 28%। तो Okay. जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी ऑल टाइम हाई पर है, जीडीपी भी इंडिया का ऑल टाइम हाई पर है, और अगले 2-3 साल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो कैगर ग्रोथ है वो भी 15 to 16% की एक्सपेक्टेशन है। सो Okay. सो इससे ये पता चलता है कि मार्केट ने ओवर द टाइम कॉर्पोरेट अर्निंग्स को इनलाइन रिस्पेक्ट किया है। तो जब Okay. अगर आप देखो कि मार्केट्स है ना 7 से 8 साल तक फ्लैट थे, मतलब FY14 से FY20 के बीच, और ये जी. अगर आप कैगर ग्रोथ देखो, जो कैगर ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 5 to 6% के करीबी था, और वो Okay. अर्निंग्स ग्रोथ में भी हमें सिमिलर लेवल पे हमें देखने को मिला था। तो Okay. सो अगर करंट सिनेरियो पे अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो निफ्टी का जो पी है वो 22.7 के अराउंड है, जो मैंने मॉर्निंग में लास्ट ट्रैक किया था। Mm-hmm. और highest PE that was recorded was on 18th of October 2021, when it was Okay. 33.9 times. So Right. ये बताता है कि वैल्यूएशन फ्रंट पे मार्केट ओवरबॉट नहीं है। अगर आप 10 Okay. ईयर एवरेज का पी देखोगे तो वो भी 23.4 टाइम्स अराउंड है। एक साल Okay. का ट्रेलिंग पी अगर आप देखोगे तो 21.3 है। अगर हम Okay. 1 ईयर फॉरवर्ड की बात करते हैं तो वो 17.69 है, एंड 2 ईयर Okay. फॉरवर्ड वो 17.1 के करीब आता है। सो मतलब जो इतना कम हो जाता है, मतलब वो काफी पॉजिटिव हो जाता है मार्केट के लिए। जी. And जी. during the same period, EPS is expected to increase from the current 989 to 1271 rupees, which is Okay. which is a drastic growth which we are seeing around Okay. more than 20%, I guess. And this is on a Okay. 1 year forward basis. So Mm-hmm. based on this, we are positive on the Nifty levels. Mm-hmm. So we expect Nifty to trade higher from here. Trend जो है Uh, वो सबकी yes. फ्रेंड होती है, और ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव लगती है। और राज, अगर इलेक्शंस की यस। बात अगर हम देखें कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, तो मतलब लास्ट 4-5 मतलब 4-5 इलेक्शन साइकिल में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ने आई गेस 2 या 3 टाइम्स होगा जब जहां पर उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिया था। जी. और उसके उसको छोड़ के बी इट बिफोर 6 मंथ्स रिजल्ट के पहले या आफ्टर 6 मंथ्स रिजल्ट के पहले, अगर हम 1 ईयर भी सेम पैरामीटर्स में देखते हैं तो सेंसेक्स ने ना अच्छा रिटर्न ही दिया हुआ है रिटर्न मार्केट। दे. सो ट्रू. सो ये एक हमारे लिए एक वन ऑफ इवेंट ही है कि मतलब एक वो दिन वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, बट ओवर जी. द पीरियड कॉर्पोरेट अर्निंग्स एट द एंड वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, जैसे भी मैंने आपको बताया, तो अर्निंग्स रिस्पेक्ट इनलाइन करेगी। जी. Raj, you are an inspiration to many new generation retail investors who are entering afresh into the markets, because आप जैसे young लोग जब मार्केट में बताते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी और किन स्टॉक्स पे या किन सेक्टर्स पे आपको बेट करना चाहिए. अगर कोई if I said you are an inspiration, अगर कोई आपके जैसा करियर बनाना चाहता हो, एक न्यू जनरेशन गाय, तो what should he do exactly to? Because what I have read through your profile is that you have post graduated from IBS Mumbai. Yes. So what would you suggest a young person who really wants to build a career like you? So he should be very much like whatever he wants to do. Like if he wants to come in the market, he should be dedicated towards the market. ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है बट मैं उसके लिए मेहनत ही नहीं करूंगा, तो और जी. उतना वो डेडिकेशन नहीं होगा मेरे में, तो वो नहीं होगा हम्म. फॉर मी। माय फादर टू बिलोंग्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट in market only. So from Okay. 90s, he's into the markets. So for me, Okay. I have grown up watching news channels of stock markets and Okay. understanding from him how the market has performed over the periods. So for Okay. me, it was like कि भाई ऑप्शन मेरे पास था नहीं कि भाई मुझे Okay. एक मार्केट ही था कि भाई मुझे इसमें एंट्री करना था. So Okay. for the guys who want to come into the markets, the advice is that they should be dedicated towards learning new things, because market Hmm. teaches you every day. Every day is a Right. new thing for us. So Right. he should be dedicated, and that's it. And he should have the passion.
You So have the passion. yeah, he should be dedicated, and because the thing is, the skills can be taught. If even if he's a graduate and if he has that dedication that he wants to come into the market, learns the market, be into equity research, then the skills can be taught, and over the period that guy will perform. But if the person doesn't have the dedication, the skill, so he will not do well. So that is जी करना है, एकदम डेडिकेशन के साथ करना है. बिल्कुल, पैशन बहुत मस्ट है। अगर आपके पास पैशन है स्टॉक मार्केट्स को अच्छे से अपना करियर बनाने का, तो हम्म. यू नीड टू रियली बी सीरियस अबाउट इट। एंड जो आज के ज़माने में है कि टेक्निकल खुद चार्ट बना दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं हाँ, होता है। इट्स नॉट ईज़ी, रिसर्च इज़ आपको नॉट देखा ईज़ी है एट कि ऑल। कोविड के बाद से मतलब मार्केट जो इतना राइट, ग्रो कर रहा था, बहुत सारे मतलब हमें ऐसे दिख रहे थे कि उन्होंने अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के ट्रेडिंग राइट, में आ गए थे. बट राइट। बोल जाते कि मतलब बहुत 90 जैसे मतलब लेट राकेश जी थे, राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने बोला था कि 99% लोग ट्रेडिंग में पैसा गवाते ही है. सो जी, बिल्कुल, वापस जॉब्स में आ गए अपने. सो उनको बिल्कुल। ये नहीं करना है कि जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आना है. आप अगर आपके पास पैशन है, आप डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स मार्केट, तो आप जरूर आइए. जी, राज बहुत-बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वी लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.